Hello friends, I am Astha and I welcome you back to my YouTube channel JRF Achievers. So today in this video I would explain you some of the literary terms and devices in form of MCQs. और ये literary form और devices is one of the most important part of our UGC NET exam. So मेरा MCQ के थ्रू करवाने का कॉन्सेप्ट करवाने का रीज़न ये है because when I was preparing for my NET exam I also applied the same strategy. क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ तो लेते हैं बट आफ्टर 2 और 3 डेज उसको भूल जाते हैं. जैसे एक टर्म कोई पढ़ी और उसको कल दोबारा उसको देखेंगे तो हम भूल जाते हैं उसको. सो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में करने से बेनिफिट ये है दैट वी कैन रिटेन द थिंग्स और टर्म्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. आई ऑल्सो वॉच प्लेथोरा ऑफ वीडियोज़ एंड जोट डाउन द इम्पोर्टेंट न्यू टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल टर्म्स हैं किसी वीडियो में 25 और उनमें से 20 ऑफ देम देन 5 टर्म विल बी एडिड न्यू टू योर माइंड. Okay, so take out your pen and paper and jot down the important new terms. And yes, if you watch the video till the end, and don't forget to like and subscribe my channel. So let's start the video without wasting your time. So the first question is Alexander Pope's description of Atticus in his epistle to Dr. Arthur willing to wound and yet afraid to strike is an example of A. Irony, option B. Antithesis, option C. Paradox, option D. Ambiguity. So इनमें से जो ये लाइन दी है ये किसका एग्जाम्पल है? So the answer is option B, that is antithesis. Why? क्योंकि देखो इस जो ये लाइन है इसमें 2 कॉन्ट्ररी सब्जेक्ट्स ले रखे हैं. वी कैन सी कॉन्ट्रास्ट विच इज़ क्लियरली मेड हेयर. सो एंटीथीसिस का मतलब होता है 2 अपोजिट चीज़ें यूज़ करना एक ही उसमें. जैसे हम कोई भी 2 कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स जिनको हम एक साथ रख देते हैं एक सेंटेंस में टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्टिंग अफेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग अ लाइन सेटिंग फुट ऑन द मून मे बी अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड. तो इसमें 2 अपोजिट वर्ड्स लिए हैं स्मॉल एंड जायंट. सो एंटीथीसिस लिटरली मीन्स अपोजिट. So it is a rhetorical device in which 2 contradictory viewpoints are put together in a sentence to create a contrasting effects. So जैसे कि ये जो sentence है willing to wound yet too afraid to strike, मतलब उसको wound घायल करना है पर फिर भी डर रहा है. तो ये 2 contradictory sentences हो गए. इनके अंदर contradictory words यूज हुए जैसे willing to wound एंड अफ्रेड टू स्ट्राइक. दीज आर 2 कॉन्ट्रा, मतलब मारना चाह रहा है बट वो मार नहीं पा रहा है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस जहाँ पे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स वगैरह यूज होते हैं. और एक और टर्म है दैट इज पैराडॉक्स. सो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें भी कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज पुट टुगेदर करते हैं हम एक सिंगल सेंटेंस में जो कि कुछ हिडन मीनिंग या अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ मतलब रिवील करता है. तो उसमें हिडन ट्रूथ रिवील करता है पर इसमें डायरेक्टली बता रखा है. इसमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है एंटीथेसिस में दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड एक ही सेंटेंस में पुट अप किए जाते हैं. बट उसमें क्या होता है पैराडॉक्स में देयर इज सम हिडन मीनिंग डायरेक्टली स्टेट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर स्ट्रेंथ लाइज इन योर वीकनेस. सो इसमें डायरेक्टली उसको स्टेट नहीं किया है. ठीक है, उसका डीप मीनिंग. And so irony is when an action or speech is completely opposite or what is expected to do or mean, जो कि ज़्यादातर sarcastic way में हम use करते हैं irony वगैरह. And the last is option D, that is ambiguity. तो उसमें a sentence contain more than one meaning. For example, let's take an example of a good life depends on a liver. So इसका मतलब यहाँ पे लीवर का मतलब organ भी हो सकता है और simply a living person, a living man. सो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में जहाँ पे एक ही वर्ड 2 मीनिंग कैरी करे उसको एम्बिग्विटी ऑफ सेंटेंस बोल देते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर एंटीथेसिस है इन विच अ सेंटेंस जहाँ पे दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स एक साथ रखे हुए हैं विलिंग टू वाउंड एंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक. सो लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. Second question is the deliberate use of words and expression that have become obsolete in
common speech is called? A is archaism, option B is archetype, option C is allusion, option D is anachronism. So the right answer is option A, archaism. दैट मीन्स ओल्ड फैशन वर्ड. जैसे शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है वो आज थोड़ी ना यूज़ होती है, वो ऑब्सलीट हो गई. जो पहले वर्ड्स यूज़ होते थे वो आजकल यूज़ नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल अब आजकल हम फ़ोटो नहीं बोलते, सेल्फ़ी बोलते हैं. मतलब अपनी खुद की फ़ोटो को सेल्फ़ी बोलते हैं, ना कि फ़ोटो या फिर चलो फ़ोटो लेते हैं. नहीं, सेल्फ़ी इज़ अ न्यू वर्ड. और जो फ़ोटो वर्ड हो गया वो दैट इज़ एब्सोलीट वर्ड, दैट इज़ आर्चाइज्म. सो हम अगर लैंग्वेज के टर्म्स में ये वर्ड यूज़ करें तो शेक्सपियर इन चीज़ों एक बड़ा एग्जाम्पल है. उसका जो वे ऑफ राइटिंग है वो हम अब यूज़ नहीं करते. सो द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा. ऑप्शन ए, अ ड्रामा दो रिटन इन ड्रामेटिक फॉर्म intended to be read rather than to be performed in the theatre. Option B, a drama intended to perform within the closet and not on the stage. Option C, a drama set in a closet or single room with the characters coming into and out of it. Option D, none of these. So closet drama क्या होता है? So the option A is the correct answer. क्लोजेट ड्रामा इज़ बेसिकली अ ड्रामेटिक फॉर्म. वो ड्रामा जो कि रीड करने के लिए लिखा गया है या फिर रिटन, मतलब उसको सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा गया है, रैदर देन टू बी परफॉर्म ऑन द थिएटर. वो थिएटर में परफॉर्म नहीं होता, उसको सिर्फ पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए ड्रामा होता है. और इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ बिकॉज एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पुटअप कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा क्लोजेट ड्रामा है. सो मिल्टन सैमसन एगोनिटिस, बायरन मैनफ्रेड, शैली प्रोमीथियस अनबाउंड एंड हार्डी, थॉमस हार्डी द डायनेस्ट. So these are the example of closet drama where rather than to be performed on stage. क्योंकि ज़्यादातर ड्रामा क्या होते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए ही होते हैं, बट ये ड्रामा काफ़ी डिफरेंट है कंपैरिजन टू अदर ड्रामा. Now the fifth question is which of the following is a variety of low burlesque which, like parody, mocks a particular work by treating its lofty subject in jocular and undignified manner. इनमें से कौन सा लो बर्लेस्क है जो कि पैरोडी की तरह एक पर्टिकुलर वर्क को, लोफ्टी सब्जेक्ट को एक बहुत ही अनडिग्निफाइड मैनर में ट्रीट करता है. द फर्स्ट ऑप्शन इज ह्यूबिडरिस्टिक पोएम, सेकंड इज मोक एपिक, ऑप्शन थर्ड इज ट्रेवेस्टी एंड ऑप्शन फोर्थ इज डोगरेल. So the right answer is option C, travesty. So basically, what do you mean by travesty? So travesty is treatment of noble or dignified subject जो कि बहुत डिग्निफाइड हो. डिग्निफाइड का मतलब काफ़ी अच्छा या फिर सिग्निफिकेंट थिंग वी कैन से. सो उसको इनअप्रोप्रिएट और ट्रिवियल मैनर में ट्रीट करना, उसको दैट इज़ कॉल्ड ट्रेवेस्टी. सो इसके थ्रू मैं आपको एक दो टर्म्स और एक्सप्लेन करूँगी. दैट बिफोर नोइंग ट्रेवेस्टी वी शुड नो द मीनिंग ऑफ बर्लेस्क. ये क्या होता है जो ये वर्ड यूज़ किया है, लो बर्लेस्क. सो इट इज़ अ स्टाइल इन लिटरेचर. लिटरेचर में एक स्टाइल है या फिर ड्रामा में जिसमें इमिटेट करते हैं, मोक करते हैं आ सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट को, बाय रिप्रेजेंटिंग इट इन ए आयरनिक वे और रिजल्टिंग इन कॉमेडी, जिसको हम एक मतलब मोक करते हैं, एक तरीके से मोकरी को बोल सकते हैं. सो जो ये टर्म बर्लेस्क है ये ओरिजिनेट हुई थी इटालियन टर्म से, दैट इज़ बर्लेस्को, जिसका मतलब रिडिक्यूल, जोक या मोकरी होता है. और जो ये बर्लेस्क है इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू हाई बर्लेस्क एंड लो बर्लेस्क. जो हाई बर्लेस्क है इसमें टू टाइप्स है, पैरोडी एंड मोक हीरोइक. जैसे मोक हीरोइक है, पैरोडी है, ये दीज आर द फॉर्म ऑफ हाई बर्लेस्क. और इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, लो बर्लेस्क. सो इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू ट्रेवेस्टी. सो हाई बर्लेस्क का जो पर्पज़ होता है वो करना होता है कि कुछ छोटा सा सब्जेक्ट हो, ट्रिवियल सब्जेक्ट को उसको बढ़ा चढ़ा के एग्जैगरेट करके उसको रिप्रेजेंट करना.
जैसे फॉर एग्जांपल थॉमस ग्रे की एक वर्क है दैट इज ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट। सो उसने कैट जो कि छोटी सी या फिर बोल सकते हैं ट्रिवियल सब्जेक्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेट करके बताया है उसने अपने इस वर्क में, थॉमस ग्रे ने। सो दैट इज़ हाई बर्लेस्क। और लो बर्लेस्क का पर्पज होता है टू रिडिक्यूल द सब्जेक्ट और ऑथर बाय मोकरी इन वल्गर और ग्रोटेस्क वे में, उसको मतलब काफ़ी अनडिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट करे, दैट इज लो बर्लेस्क। और उसका वो एक टाइप है दैट इज ट्रेवेस्टी, और हाई बर्लेस्क के टाइप है पैरोडी एंड मोक हीरोइक। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स, हाई बर्लेस्क एंड लो बर्लेस्क। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वट इज मीन बाई कोरल कैरेक्टर इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म? जो कोरस होता है बेसिकली मतलब क्या आता है, हु इज कोरस? Option A, that is central character in a play. Option B, central character in the chorus in a play. Option C, a character within the play itself who stand apart from the action and by his comments and provides the audience with a special perspective. Option D, a character who interfere in the play at the time to interpret the action and character for audience. So basically the answer is option C, a character within the play itself who stand apart from the action and by his comments and provides the audience with special perspective. So let me explain this thing कि chorus he is a commentator on dramatic action or events। और ये जो कोरस का जो रोल है ये स्टार्ट हुआ था अर्ली पीरियड में, जैसे कि उनका सिर्फ काम क्या होता था, चैंट करना वर्सेस को वाइल परफॉर्मिंग डांस लाइक मोमेंट्स, रिलीजियस फंक्शन में डांस लाइक मोमेंट्स करना। सो यूरिपिडिस ने इसको बिगिन किया था, उसके टाइम से बिगिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसका फंक्शन मॉडर्न टाइम्स में चेंज हो गया है, ये काफ़ी एक्टिव रोल करने लगा है। जैसे पहले सिर्फ डांस लाइक मोमेंट करता था रिलीजियस फंक्शन में, बट अब इसका रोल काफ़ी चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल T.S. Eliot uses classical chorus in his religious tragedy that is Murder in the Cathedral। उसमें उसने कोरस का यूज़ किया है, ठीक है। और कोरस इवन रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कम्युनिटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करता है या फिर एक कल्चरल ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल थॉमस हार्डी की नॉवेल्स में काफ़ी बार पीजेंट्स को भी एज कोरस यूज़ किया है, कैरेक्टर जो कि जिसका कोई एक्शन नहीं होता, मेन एक्शन नहीं होता प्ले में, बट वो कमेंट करता है एक स्पेशल पर्सपेक्टिव से। सो दैट्स ऑल अबाउट कोरस। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is Keats' expression that he becomes a part of all he sees reflect his intents। जो कीट का जो एक एक्सप्रेशन है a part of all he sees, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है उसका? A, sensuousness, B, empathy, C, sympathy, D, romanticism। So obviously first A ऑप्शन और D ऑप्शन तो हो नहीं सकता अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करें। So the answer is option B, that is empathy। So this term empathy it was developed in 19th century by German theorist, ठीक है। और empathy का मेनली मीनिंग होता है फीलिंग इनटू अ फिजिकल स्टेट और सेंसेशन। जैसे कि इसको भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे इनवॉलेंट्री प्रोजेक्शन ऑफ आवरसेल्फ इनटू एन ऑब्जेक्ट। हमारा इनवॉलेंट्री प्रोजेक्शन वो अपने आप को ऑब्जेक्ट्स में डाल के उनको एक्सप्लेन करता था, इनर मिमिक्री वी कैन से, इनर मिमिक्री, ठीक है। और एम्पैथी वॉज यूज बाय कीट्स, जबकि इसका इस वर्ड ये जो वर्ड है एम्पैथी कोइन भी नहीं हुआ था, उससे पहले कीट ने यूज़ किया था, ठीक है। और एक और टर्म है दैट इज सिंपैथी, इसका ये डिस्टिंग्विश करते हैं हम इसको एम्पैथी से बाय डिनोटिंग फेलो फीलिंग, कि जैसे कि मैं कि कोई दुखी हो उसका दुख फील कर रही हूँ, ठीक है। फीलिंग अलोंग विद द मेंटल स्टेट और इमोशन ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, किसी दूसरे की मेंटल स्टेट को समझना, उसको सिंपैथी शो करना, कि उसको हम काफ़ी बार बोलते हैं ना उसको चलो सिंपैथी देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है दैट इज सिंपैथी। और एम्पैथी इज बेसिकली फीलिंग इनटू फिजिकल स्टेट, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसने एक्सप्रेस किया है, लेकिन इसमें सिंपैथी में हम फेलो फीलिंग करते हैं, मतलब फीलिंग अलोंग विद द मेंटल स्टेट। सो इन दोनों में ये डिफरेंस है, और ये टर्म 19th सेंचुरी में बाय जर्मन थ्योरिस्ट्स इन्होंने डिस्कवर की थी, बेसिकली उस टाइम ये डेवलप हुई थी।
So let's go on to the next question. A term meiosis stands for, जो एक ग्रीक टर्म है, ये क्या, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए हाइपरबोले, ऑप्शन बी एन अंडरस्टेटमेंट, ऑप्शन सी मॉडरेशन इन स्टाइल, ऑप्शन डी improper treatment of subject. So the right answer is option B, an understatement. So understatement, तो understatement ग्रीक टर्म से लिया गया है, that is meiosis. सो अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है टू मेक अ सिचुएशन लेस इम्पोर्टेंट और सीरियस. कोई स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा ही लेस इम्पोर्टेंट, मतलब एक नेगेटिव टर्म में हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया को हम, जो कि काफ़ी फ्लड से, मतलब ऐसे हैवी रेनफॉल से फ्लड आ गया है वहाँ पे, अगर हम उसको ऐसे डिस्क्राइब करें कि इट रेन्ड अ बिट मोर देन यूजुअल, और दिन से ज़्यादा बारिश हुई, तो एक तरीके से अंडरस्टेटमेंट हो गया कि यहाँ पे बाढ़ तक का वो आ चुका है, और हम इसको सिर्फ सिंपली बोल रहे हैं बिट मोर देन यूजुअल. सिमिलरली एक और एग्जांपल है, जैसे हम एक स्टूडेंट बोल दे जो कि क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आते हैं कि मेरे मार्क्स इट इज़ ओके, सो दैट इज़ अंडरस्टेटमेंट. मतलब जितना कि वो सीरियस है या फिर जितना कि इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, उसको थोड़ा अंडरस्टेट कर दे, उसका जो मेन जो मैग्नीट्यूड है उसको कम कर दे, उसकी इम्पोर्टेंस जितना कि वो रियली में है या फिर ऑर्डिनरी हम उसको कंसिडर करते हैं उसको थोड़ा कम कर दे. नेगेटिव टर्म में बोल सकते हैं इसको. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्लेसिंग अ सपोजडली offensive or disagreeable term by a less direct or less colloquial term is termed as A. euphemism, B. euphemism, C. bowdlerization, D. spoonerism. So right answer is euphemism. So इसका मेनली मतलब है it is an inoffensive expression used. जैसे कि ये बेसिकली इन रेफरेंस टू सब्जेक्ट सच एज रिलीजन, जिनके टर्म में हम इनऑफेंसिव वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते वहाँ स्पेसिफिकली, वैसे तो कहीं नहीं यूज़ कर सकते, पर ये रिलीजन के टर्म में ज़्यादा यूज़ होती है. जैसे कुछ एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. जैसे डेथ है, हम किसी को डायरेक्टली बोल दे ही डाइड, तो उसकी जगह हम पास अवे बोलते, थोड़ा लेस ऑफेंसिव बन जाता है वो टर्म, ठीक है. जैसे कि टॉयलेट की जगह हम यूज़ करते हैं कंफर्ट स्टेशन. सो ये है कि थोड़ा इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन यूज़ करें इन कंपैरिजन टू डिसएग्रेबल टर्म. जो देयर इज़ अनदर टर्म दैट इज़ बाउल्डराइजेशन. इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी दैट व्हाट डज इट मीन. तो जो ये टर्म है इसका मतलब होता है व्हाट इज़ अनफिट शुड बी डिलीटेड. जो भी अनफिट है उसको डिलीट कर दिया जाता है. जैसे कि स्पेसिफिकली लिटरेरी पैसेजेस, ये स्पेसिफिकली शेक्सपियर के टर्म में यूज़ हुए हैं कि शेक्सपियर के जो मतलब कुछ पैसेज थे जो अनफिट थे उनको हटा दिया गया था. सो ये उस कंटेक्स्ट में ये टर्म यूज़ होती है. एंड वन मोर टर्म इज देयर दैट इज यूफिज्म. यूफिज्म का मतलब अलग है. तो इस टर्म का मतलब है प्रीशियसली ऑर्नेट एंड सोफिस्टिकेटेड स्टाइल एम्प्लॉइंग आर डेलिब्रेट एक्सेस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, जिसमें काफ़ी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हो, जैसे एंटीथेसिस, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एक ही उसमें काफ़ी चीज़ों का यूज़ हो, काफ़ी लिटरेरी डिवाइसेस का काफ़ी एक्सेस में यूज़ हो, उसको बोलते हैं यूफिज्म. दैट इज़ द फर्स्ट टर्म आई एम एक्सप्लेनिंग. टर्म इज टेकन फ्रॉम अ रोमांस दैट इज एनाटमी ऑफ विट विच वॉज रिटन बाय जॉन लिली. ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स. ऑफेंसिव वर्ड्स या टर्म्स यूज ना करें. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट. So the next question is, which of the following is a medieval form, a short comic or satirical tale in verse dealing realistically with the middle class or lower class characters and delighting in rebelled and the obscene? Option A, ballad. Option B, parable. Option C, fabuleux. Option D, fable. सो इसमें ये पूछा है कौन सी मेडाइवल फॉर्म है जो कि एक शॉर्ट कॉमिक या फिर सटायरिकल टेल होती है जिसमें हम मिडिल क्लास कैरेक्टर्स लेते हैं या फिर लोअर क्लास कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं एक तरीके से गंदा या फिर कहते हैं वल्गर मजाक ऐसा कुछ करने के लिए.
So the right answer is option C, that is Fablio. So Fablio is basically flourished in France in 12th and 13th century. सो इट बिकम पॉपुलर इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, और ये ओरिजिनेट कहाँ हुई थी, फ्रांस में, इन 12th एंड 13th सेंचुरी. और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज़ इन कैंटरबरी टेल्स, मिलर्स टेल. उसमें कैसे वो ओब्सीन ऐसे वर्ड्स वगैरह यूज़ करता है और लोअर मिडिल क्लास इनका यूज़ करता है इन कैरेक्टर्स का. कैंटरबरी टेल्स में जो मिलर्स टेल है उसमें फेब्लियो का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं. So the next question is, the error of interpreting or evaluating a work by reference to the plan or design of the author is termed as pathetic fallacy, option B, affective fallacy, option C, intentional fallacy, option D, none of the above. So the right answer is option C, इंटेंशनल फैलेसी. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस कि क्या क्वेश्चन है और आंसर इसका ये क्यों है. सो द क्वेश्चन इज एरर ऑफ इंटरप्रेटिंग. जो हम इंटरप्रिटेशन में जो गलती कर देते हैं, जिसमें हम ऑथर का डिज़ाइन या प्लान लेके चलते हैं. सो ये टर्म है दैट इज़ इंटेंशनल फैलेसी. ये वीके विमसेट और मोनरोय सी ब्रैडस्ले ने ओरिजिनेट की थी या फिर कॉइन की थी इन देयर वर्क दैट इज़ वर्बल आइकन. सो रिमेंबर दीज टू नेम्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लिटरेरी थ्योरी में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है. तो इन दो टर्म नेम्स का, वीके विमसेट एंड मोनरोय सी ब्रैडस्ले, इन देयर वर्क वर्बल आइकन, उसमें है ये टर्म का यूसेज उन्होंने बताया हुआ है. सो बेसिकली जो ये क्वेश्चन है इसका मतलब है कोई भी मिस्टेक, इंटेंशनल फैलेसी का मतलब है कोई भी मिस्टेक जो एक क्रिटिक करता है, जो कि अपने टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है ऑथर्स के लाइफ को लेकर और उसके ओपिनियन को लेकर. सो जो ये इंटरप्रिटेशन होगी ये सब्जेक्टिव होगी. बट अकॉर्डिंग टू विमसेट एंड मोनरोय, अ क्रिटिक शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड टेक्सचुअल. एक क्रिटिक को हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ही शुड नॉट गो बियॉन्ड द टेक्स्ट. उसको टेक्स्ट में ही सब कुछ होता है अकॉर्डिंग टू देम, बिकॉज दे आर न्यू क्रिटिक्स. And the another term that is given in the option, that is affective fallacy, which means error of judgment on the basis of emotional effect on the reader. कि हम क्या emotional effect produce कर रहे हैं reader पर. So these both terms are coined by Wimsatt and Bradley, और इनका मतलब ये है हम किसी के रेफरेंस में या किसी के ऑथर्स के इंटेंशन से, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इंटेंशनल फैलेसी, कि ऑथर की इंटेंशन के अकॉर्डिंग हम किसी वर्क को जज ना करें, उसके इमोशन से या फिर उसके ओपिनियन से या फिर उसकी लाइफ से. क्योंकि क्रिटिक का खुद का एक टेक्सचुअल या ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए उसके ऊपर. Hopefully you understand these two terms. So let's go on to the next question. The next question is, two successive syllables with approximately equal light stresses constitute a. So option A, sponde, option B, pyrrhic, option C, trochaic, option D, dactylic. So the answer is option B. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों टर्म्स इवन इम्पोर्टेंट है. सो इसका मतलब तो आपको पता चल गया. फेरिक का मतलब है टू सक्सेसिव सिलेबल्स, जिसमें कि इक्वल क्या होते हैं, इक्वल वीक सिलेबल्स होते हैं. दो वीक सिलेबल्स का यूज़ करके हम ये टर्म है. लेट्स सी द अनदर टर्म्स ऑल्सो गिवन इन ऑप्शंस. फर्स्ट इज स्पोंडे. स्पोंडे का होता है टू स्ट्रेस सिलेबल. सो इसको एक बार नोट डाउन कर लो सब लोग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम इन चीज़ों में. एंड देन थर्ड ऑप्शन इज ट्रोकाइक, और इसका है वन स्ट्रेस्ड प्लस वन अनस्ट्रेस्ड लेबल. एंड द डी ऑप्शन इज डिक्टेलिक, दैट इज वन स्ट्रेस एंड टू अनस्ट्रेस. तो इसको एक बार लिख लो, जैसे वन स्ट्रेस प्लस वन अनस्ट्रेस इन ट्रोकाइक, एंड डेक्टेलिक वन स्ट्रेस प्लस टू अनस्ट्रेस. इससे याद ईजिली हो जाएगा. So let's go on to the next question. The next question is, the pun is a play on words that are similar.
पन क्या होता है, इसका मेनली मीनिंग यही है क्वेश्चन का. ऑप्शन ए इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग, ऑप्शन बी इन मीनिंग बट डाइवर्स इन साउंड, ऑप्शन सी both in sound and meaning but with different spelling, and option D none of the above. So the right answer is option A. So pun is basically a play of words that are similar in sound, जिनका sound similar होता है but उनका meaning बहुत ज़्यादा diverse होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑस्कर वाइल्ड वर्क दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. उसमें जो अर्नेस्ट है वो एक बिगेस्ट पन है उसके टाइटल में ही. इस जो ये वर्क है इसका बिगेस्ट पन उसके टाइटल में ही है, जो ये वर्ड है अर्नेस्ट. सो अर्नेस्ट इज़ अ प्ले ऑन द नेम अर्नेस्ट. एक इंसान है, उसमें एक कैरेक्टर है दैट हुज नेम इज़ अर्नेस्ट और उस कैरेक्टर का नाम है जैक. सो वो वैसे भी अर्नेस्ट नहीं है नेचर में भी और वो नाम में भी अर्नेस्ट नहीं है क्योंकि उसका जो ट्रू नेम है वो जैक है. सो ये प्ले ऑफ वर्ड्स हो गया जिनका साउंड तो सिमिलर है अर्नेस्ट बट मीनिंग डिफरेंट है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन अ क्लेफ इज अ फ्रेंच टर्म विच लिटरली मीन्स. Option A romantic novel, option B a work of fiction, option C a novel with the key, and option D romantic satire. So the right answer is option C a novel with the की. सो रोमन क्लेफ टर्म का मतलब होता है कि जहाँ पे एक राइटर फिक्टिशियस नेम मतलब फिक्शनल नेम्स यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ द रियल नेम. जो पर्सन होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल फार्म बाय ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल, जो एक वर्क है एनिमल फार्म, उसमें काफ़ी कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं जो कि रियल पर्सोना पे बेस्ड है. रशियन सोशलिस्ट यूज़ करे गए हैं, उनको एनिमल्स दिखाया गया है. सो दैट इज़ कॉल्ड रोमन क्लेफ, जहाँ पे पर्सोना को रियल नेम की जगह उसको ऑल्टर करके उनका फिक्शनल नेम बोल दिया जाता है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a sequence of two phrases or clauses which are parallel in syntax but with reversal in the order of the words? Reversal हो और parallel हो syntax में. So option A chiasmus, option B jugma, option C tercet, and option D lie. So the right answer is option A. So what does this word mean? Never. Let's take an example. नेवर अ फूल किस यू और अ किस फूल यू. सो इसमें देखिए जो वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया है, रिवर्स हो गया है कि फूल किस यू की जगह क्या हो गया किस फूल यू. सो इसमें रिवर्सल ऑफ मतलब वही सेम क्लोजेज हैं वो पैरेलली यूज हो रहे हैं और उनको रिवर्स कर दिया है. दैट इज वी कैन से चियास्मस. एंड अब मैं आपको दूसरी टर्म्स भी एक्सप्लेन करती हूँ. द सेकेंड टर्म दैट इज युग्मा, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है दैट इज बॉन्डिंग. सो इसी बॉन्डिंग से ही हम बोल सकते हैं कि दो लॉजिकल आइडियाज़ को ब्लेंड कर दे बाय यूजिंग अ सिंगल वर्ड. फॉर एग्जाम्पल ही ओपनड हिज माइंड एंड वॉलेट. उसने ओपन जो वर्ड है ये माइंड के लिए भी हुआ कि उसने अपना दिमाग खोला, एक तरीके से दिमाग का यूज़ शुरू किया, और अपना वॉलेट भी खोला. मतलब एक ओपन वर्ड को हम दो बार यूज़ करने की जगह एक बार ही यूज़ करें. ही ओपनड हिज माइंड एंड वॉलेट. And third option is C, that is tercet. Tercet is a three lines of verse rhyming together. एक वर्स होता है, राइमिंग वर्स वी कैन से, 3 लाइन्स का बना हुआ, दैट इज टर्सेट. सो द नेक्स्ट इज लाई. सो लाई इज अ लिरिकल नैरेटिव पोएम दैट इज रिटन इन ऑटोसिलेबिकल कपलेट्स. और ये रोमांस और एडवेंचर से डील करती है. ये जो लाई होती है ये एक नैरेटिव पोएम्स होती है और ये मेनली 13th और 14th सेंचुरी में फ्रांस में और जर्मनी में यूज़ करी जाती थी. लिरिकल और नैरेटिव रिटन इन ऑटोसिलेबिक कपलेट्स. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is the use of railroad for sea and lifehouse for body are examples of what literary technique popular in Old English poetry.
ऑप्शन ए सिंबोलिज्म, ऑप्शन बी मिटोनिमी, ऑप्शन सी किनिंग, ऑप्शन डी अपोजिटिव एक्सप्रेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. सो कीनिंग इज अ लिटरेरी डिवाइस जो कि एंग्लो सेक्सन पोइट्रीज में यूज होती थी. एक तो कीनिंग था और अनदर वॉज एलिट्रेटिव वर्स जो उस टाइम यूज होती थी अर्ली पीरियड्स में. ठीक है. और इट इज़ अ कंपाउंड फ्रेज दैट रिप्लेसेस अ सिंगल नाउन, जो एक सिंगल नाउन को रिप्लेस कर देती है. कंपाउंड फ्रेज है. जैसे वेल रोड है, इसको ये कंपाउंड फ्रेज है. और ये कंपाउंड फ्रेज एक वर्क था बीवोल्फ, उसमें था. तो जो वर्ड वेल रोड है ये एक कंपाउंड वर्ड है और इसको रिप्लेस किया है इसने, ओशन को रिप्लेस किया है इसने वेल रोड ने. ऐसे ही एक पोयम थी दैट वाज वंडरर, उसमें अर्थ स्ट्रीपर ने रिप्लेस किया है ट्रैवलर को. उन्होंने ट्रैवलर की जगह अर्थ स्ट्रीपर एक कंपाउंड फ्रेज का यूज किया है. सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एन एपिलोग? एपिलोग क्या होता है? ऑप्शन ए prefix to a text which is introduces, option B suffix to a text which it sums up or extend, option C a piece of writing or speech that formally begins a book, option D a piece of writing or speech that bear no relation to the text at the end. So the right answer is option B, a suffix to a text which it sums up or extend. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सफिक्स क्या होता है. सफिक्स होता है जो एंड में होती है चीज़ें. प्रीफिक्सेस जो स्टार्टिंग में इनिशियली जो होती है. ठीक है. तो ये जो एपिलोग है, दिस टर्म इज अपोजिट टू प्रोलोग. तो प्रोलोग कब होता है? हम कभी भी किसी वर्क को पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रोलोग होता है जो कि एट द बिगिनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क लिखा जाता है. और जो ये वर्ड है दैट इज एपिलोग, दिस ओकर्स एट द एंड ऑफ वर्क और कंक्लूजन बोल सकते हैं. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ मेन स्टोरी जो कि क्लाइमैक्स के बाद होता है और रिवील करता है फेट्स ऑफ कैरेक्टर. एंड इट वॉज यूज अबंडेंट इन ग्रीक एंड एलिजाबेथन स्टेज प्लेज. वहाँ पे बहुत यूज होता था इसका. फॉर एग्जाम्पल इन ट्रेजिडीज स्पीकर एपिलोग के थ्रू अपना मोरल और लेसन जो भी इस ट्रेजिडी से लिया है या फिर जो भी इस ट्रेजिडी के थ्रू जो मोरल वगैरह है वो ऑडियंस को डायरेक्टली बताता एपिलोग के थ्रू. सो लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेक्सिस रेफर्स टू, ऑप्शन ए all the words form having meaning or grammatical function, option B history of words, option C study of select word form, option D selection of words. So this is very easy and the answer is option A all the words form having meaning or grammatical function. जितने भी एक बोल सकते हैं complete set of all possible words in a language, complete set of words. ठीक है. और उनकी डेफिनेशन जैसे कि डिक्शनरी होती है सिमिलरली. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द टर्म स्पंग रिदम? ऑप्शन ए जी.एम. हॉपकिंस, ऑप्शन बी रॉबर्ट बर्न्स, ऑप्शन सी पी.बी. शेले, ऑप्शन डी टेनिसन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जी.एम. हॉपकिंस. जी.एन. हॉपकिंस इन्वेंटेड दिस टर्म स्पंग रिदम. और इसका मतलब है कि कोई भी इट बिगिंस बेसिकली विद स्ट्रेस लेबल जो कि फॉलो बैक होता है किससे, या तो अकेले खुद एक स्ट्रेस लेबल ही रहे एक मतलब उसमें वर्ड में. ठीक है. या फिर वो एसोशिएट करता है वेरिंग नंबर ऑफ अनस्ट्रेस लेबल, 1 2 3 4 जितने भी अनस्ट्रेस लेबल है वो उसके पीछे आएंगे बट स्टार्ट हमेशा स्ट्रेस लेबल से होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन हिज सोनेट ऑल्सो ही यूजेज द विंड होवर, उसमें भी उसने स्ट्रेस लेबल का यूज़ किया है. ये इसका एक एग्जाम्पल है स्प्रंग रिदम का. सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर एट द क्रिटिकल मोमेंट एड्रेसेस अनदर whose presence is implicit in what the speaker says is. Option A soliloquy, option B an aside, option C a dialogue, option D a dramatic monologue. So the right answer is option D, that is dramatic monologue. So ये जो चारों टर्म्स है ये काफ़ी कंफ्यूज होते हैं हम लोग पढ़ते वक्त कि ये सिमिलर लगती है सबको. सो आज के बाद किसी को इन टर्म्स में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी. आई विल एक्सप्लेन इन वेरी ईजी एंड लूसिड मैनर.
So dramatic monologue is where a single person who is patently not the poet ही अटर्स द स्पीच दैट मेक्स द होल पोएम. सो उसमें इसमें जैसे सेंटेंस में या फिर इस क्वेश्चन में भी लिख रखा है जिसकी प्रेजेंस इम्प्लिसिट होती है, मतलब वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होता, बट वो क्या करता है पोएट, वो वॉइस ऑफ कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर के थ्रू या फिर अ फिक्शनल आइडेंटिटी ले लेता है उस टाइम एक एज अ सिंगल स्पीकर वो स्टैंड करके और उस क्रिटिकल मोमेंट को एड्रेस करता है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है. फिर नेक्स्ट एक है सोलिलिकी. इसमें क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ मोनोलॉग होता है जिसके अंदर ही डायरेक्टली एड्रेस द ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करता है अलाउड और स्पीकिंग और स्टैंडिंग अलोन, और वो अकेला होता है और अलाउड मतलब तेज बोल के ऐसे ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करता है. देन असाइड. सो असाइड एक विस्पर कमेंट होती है, चुपचाप जैसे हम बोलते हैं एक कैरेक्टर जो कि खुद को बोलता है चुपचाप, जो स्टेज पे काफ़ी बार हम देखते हैं असाइड एक जाके और एक खुद से ही बातें करता है, ये हम बोल सकते हैं. सो एक विस्पर कमेंट. होपफुली आप लोगों को ये सारी टर्म समझ में आ गई होगी. सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. According to Aristotle, a soul of tragedy is option B thought, option C spectacle, option D plot. So the right answer is option D plot. So plot को वो soul of tragedy बोलता था और even he said that a good plot should be complete. एक good plot हमेशा complete होता है that have beginning, middle and end. So let's go on to the next question. The term campus novel is associated with whom? Option A Kingsley Amis, option B Graham Greene, option C William Goldings, option D Margaret Drabble. So the right answer is option A Kingsley Amis. सो जो ये टर्म है कैंपस नोवेल, इसको हम एकेडमिक नोवेल भी बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि ये किसके पर्सपेक्टिव में ये नोवेल लिखी जाती है, या तो एक फैकल्टी मेंबर या फिर एक स्टूडेंट के टर्म में पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है. इनको इसलिए कैंपस नोवेल बोलते हैं या फिर एकेडमिक नोवेल. जैसे फॉर एग्जांपल किंगली एमएस जो ये दिया हुआ है ऑप्शन ए, ये इसका एक वर्क है जिम, जिसमें एक स्टूडेंट के कैरेक्टर के थ्रू मतलब पर्सपेक्टिव के थ्रू मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सो इसलिए इसको कैंपस नोवेल बोलते हैं. सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट पोएम विद राइमिंग लाइन्स written on the tombstone in the praise of deceased person. Option A epitaph, option B ode, option C acrostic, ऑप्शन डी बर्लेस्क. एक शॉर्ट पोएम जिसमें राइमिंग लाइन होती है और वो एक टोम स्टोन पर लिखी जाती है किसी डिसीज मीन्स डेड पर्सन की प्रेज में. उस शॉर्ट पोएम को क्या बोलते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज एपिटाफ. सो ये एक शॉर्ट रिटन ट्रिब्यूट होता है पोएट्री में या फिर प्रोज में इन मेमोरी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन. ठीक है, उसको एपिटाफ बोलते हैं. और टर्म्स तो आपको बेसिकली पता ही है. बर्लेस्क भी मैंने पहले ऑप्शंस में एक्सप्लेन की है. सो एक्रोस्टिक एक बार बता देती हूँ. एक्रोस्टिक मीन्स कि अ पोएम इन विच फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल्स आउट अ स्पेसिफिक वर्ड. जैसे कोई एक पोएम है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे हर एक लाइन में एक लेटर होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर को ऐड करते हैं तो एक वर्ड बना देता है, वर्ड फॉर्मेशन हो जाती है. दैट इज एक्रोस्टिक. So let's go on to the next question. The term pathetic fallacy is a phrase invented by invent की है. Option A Shakespeare, option B John Ruskin, option C Oliver Goldsmith, option D Carlyle. So the right answer is option B John Ruskin. He invented this term in his work that is Modern Painters. उसने मॉडर्न पेंटर्स में इस वर्ड को या इस टर्म को कॉइन किया था. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टर्म. इसका मतलब क्या होता है? सो जब ऑथर ह्यूमन इमोशन या फिर ह्यूमन ट्रेट्स एक इनएनिमेट मतलब इनएनिमेट मीन नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स में जब एक ह्यूमन ट्रेट्स शो करता है, दैट इज पैथेटिक फैलेसी. फॉर एग्जाम्पल अ फ्लावर डांस इन अ ब्रीज. तो एक फूल कभी भी डांस नहीं कर सकता है, पर हमने इसको ह्यूमन इमोशंस दिए कि वो खुश था इसलिए डांस, अ फ्लावर वॉज डांसिंग इन अ ब्रीज.
ठीक है, तो दैट इज पैथेटिक फैलेसी। और जो ये टर्म है पैथेटिक फैलेसी, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड पैथोस, जिसका मतलब है फेक इमोशन। ठीक है, और एक और चीज वन, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। सो मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स, पर्सोनिफिकेशन एंड पैथेटिक फैलेसी। सो पर्सोनिफिकेशन इज दैट इज गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। ठीक है, उसमें एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अ स्पैरो टॉक टू अस। ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि एक स्पैरो हमसे बात करती है। तो इसमें क्या हुआ है, एनिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर दैट इज स्पैरो, ठीक है, इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी। उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दी है, वो भी बात करने की, टॉकिंग की। सो एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज क्लियर. So let's go on to the last question of this video, that is threnody. So what this term threnody means? Option A, marriage song. Option B, death song. Option C, victory song. Option D, birthday song. So the right answer is option B, death song. So threnody का basically death song बोला जाता है, जो कि किसी की death के time गाया जाता है. Fully this video gives you a lot of information. And yes, if you like this video, please like and subscribe my channel, and also stay tuned to my channel. Thank you.